हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आत्म प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये आपकी पहली यूनिट का सेकंड टॉपिक है और शायद ये आपके पास जो भी नोट्स हैं किसी बच्चे के पास, उनमें भी ये टॉपिक नहीं है, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से इसके नोट्स बना लेना। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म प्रत्यय उसके विचारों पर आधारित होता है, यानी कि जो उसका आत्म प्रत्यय है वो किससे निर्धारित होता है? उसके खुद के विचारों से। और ये विचार कैसे आते हैं उसके अंदर? वो समाज में सामंजस्य रखते हुए जब अपने आसपास रहता है, उसके परिवार वाले या उसके आसपास के लोग उसको जिस नज़रिए से देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर वो अपने आप को जिस नज़रिए से देखने लगता है, तो इस आधार पर उसके अंदर अपने बारे में कुछ विचार बन जाते हैं और इन्हीं विचारों से उसके आत्म प्रत्यय का निर्धारण होता है। यही कारण है कि जो आत्म प्रत्यय है उसको दर्पण प्रतिमा कहा जाता है, यानी कि मिरर इमेज कहा जाता है। वैसे अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझें तो हम यूँ समझ सकते हैं कि समाज क्या है? एक दर्पण है। बहुत जगह हमने देखा है कि समाज क्या है? एक दर्पण है। समाज में जो व्यक्ति रहता है उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इसको वो दिखा देता है। समाज के लोग किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को, गुणों को, दोष को, सबको रख देते हैं उसके सामने, तो इसीलिए समाज को एक दर्पण कहा गया है। और जो आत्म प्रत्यय है वो भी एक दर्पण प्रतिमा है, मिरर इमेज है। अपने आप को अपने विचारों से या इस आत्म प्रत्यय को समझ जाने के पश्चात वो उसमें अपनी वास्तविकता को देख पाता है कोई भी व्यक्ति। इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ है स्वयं की पहचान या अपने आप को जानना। इसे स्व प्रत्यय भी कहा जाता है। यह वह सामान्य पद है जिसका अर्थ है व्यक्ति के गुणों और व्यवहार आदि के संबंध में उसका मत। किसका मत? उसी व्यक्ति का। अर्थात एक व्यक्ति अपने गुणों और व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखता है वही उसका आत्म प्रत्यय है। गुण किसके हैं? व्यवहार किसके हैं? उस व्यक्ति के। तो विचार भी उसके खुद के ही हैं, अपने गुणों के से रिलेटेड, अपने व्यवहार से रिलेटेड। तो यही उसका आत्म प्रत्यय है। उसे अपने आप की पहचान करता है, अपने आप को जानता है। दूसरे और सरल शब्दों में हम कहें तो यह वह छवि है जो हमने अपने बारे में बनाई हुई है। यही हमारा आत्म प्रत्यय है। अपने हम बारे में हम क्या सोचते हैं, ये हमारी आत्म प्रत्यय है। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। कैटल के अनुसार सेल्फ कॉन्सेप्ट इज कीस्टोन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो व्यक्तित्व का एक केंद्र बिंदु है। कौन? आत्म प्रत्यय। अब व्यक्तित्व क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ लोग इसको मानते हैं कि जो बाह्य हमारा रूपाकार है वो हमारी पर्सनैलिटी है, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमारे आंतरिक गुण जो हैं और बाह्य गुण जो हैं, दोनों को मिलाकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। आइजनैक और उनके साथियों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताओं और गुणों के संबंध में उसकी अभिव्यक्ति, निर्णयों और मूल्यों के योग को ही आत्म प्रत्यय कहा जाता है। वही बात है घुमा फिरा कर कि एक व्यक्ति अपने व्यवहार के बारे में, अपनी योग्यताओं के बारे में, अपने गुणों के बारे में जो खुद के मत रखता है, खुद के विचार रखता है, वो ही उसका आत्म प्रत्यय है। एक उदाहरण देखते हैं, साइकिल का उदाहरण लेते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा जो कैटल ने परिभाषा दी है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज कीस्टोन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो आत्म प्रत्यय है वो व्यक्तित्व का ही एक भाग है। तो साइकिल का जो पहिया है वो व्यक्तित्व है हमारा, और उसका जो हब है, यानी कि जो बीच में पहिए के जो बीच में हब दिखाई देता है, जिस पर चारों तरफ से वे तिल्लियाँ लगी होती हैं, डंडियाँ लगी होती हैं साइकिल के पहिए की, तो वो तिल्लियाँ क्या हैं? वो व्यक्तित्व के विभिन्न शील गुण हैं। और वो जो हब था बीच में वो क्या है? आत्म प्रत्यय है। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो आत्म प्रत्यय है वो व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। अब आगे बात करते हैं आत्म प्रत्यय के कुछ अवयव की, यानी कि कंपोनेंट्स की। आत्म प्रत्यय के 3 प्रमुख अवयव हैं। पहला, प्रत्यक्ष परक अवयव। प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने दिखता है। इस अवयव के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर की प्रतिमा या इमेज आती है।
यानी कि शरीर से जो छाप छूटती है, यानी कि वो जो अपने शरीर से कोई व्यक्ति दूसरों पर क्या छाप छोड़ता है, ये उसका प्रत्यक्ष परक अवयव है। किसका? आत्म प्रत्यय का। इस अवयव को शारीरिक अवयव भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो शरीर का ही रूप दिखता है, इसीलिए इसे शारीरिक अवयव कहा गया है। क्योंकि जो शरीर से छाप छोड़ी जाती है दूसरों पर, यानी कि कौन भाई ये सुंदर व्यक्ति है, ये असुंदर व्यक्ति है, जो हमारा बाह्य शरीर से जो हमारी दिखने वाली चीज़ें हैं उसके आधार पर जो लोग हमारे बारे में राय बनाते हैं, उसके बारे में ये अवयव है। अगला है प्रत्ययात्मक अवयव। इसके अंतर्गत व्यक्ति की वे विशेषताएं आती हैं जिनके कारण वह दूसरों से भिन्न है। हमें पता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उनके रहन सहन में, उनके समायोजन करने के ढंग में, उनके रूप में, उनके गुणों में अंतर होता है। तो लेकिन इस प्रत्ययात्मक अवयव में हम शारीरिक गुणों की बात नहीं कर रहे, ये उन गुणों की बात हो रही है जो जीवन के समायोजन से संबंधित उसकी विशेषताएं हैं, जैसे ईमानदारी, स्वतंत्रता, साहस आदि, या इसके विपरीत भी हो सकते हैं कि बेईमानी, अस्वतंत्रता और डरपोक आदि ये गुण हो सकते हैं। और ये क्या है? मनोवैज्ञानिक आत्म प्रत्यय भी कहलाते हैं। मनोविज्ञान में जब हमने पहला टॉपिक किया था तो हमने देखा था मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो व्यक्ति है उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भी हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगला पॉइंट, अभिव्यक्ति परक अवयव। इसके अंतर्गत व्यक्ति के स्वयं के प्रति भाव यानी कि फीलिंग्स आते हैं। इसके अंतर्गत वे अभिव्यक्तियाँ भी आती हैं जो इसके आत्मसम्मान, गर्व आदि से संबंधित होती हैं। इसके अंतर्गत उसके विश्वास, धारणाएं, विभिन्न प्रकार के मूल्य और आदर्श आते हैं। अब बात करेंगे आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किसी व्यक्ति का आत्म प्रत्यय किन किन बातों से प्रभावित होता है। तो किन किन बातों से प्रभावित होता है? परिपक्वता, बौद्धिक क्षमताएं, सीखने के अवसर, बालक के परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, अनुभव, समायोजन, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण और लिंग। जो लिंग है वो आयु बढ़ने के साथ साथ ये कारक हैं जो आत्म प्रत्यय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, बचपन जब बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल शैशवावस्था में या बालकपन में, वो नहीं समझ पाते कि वो क्या, अपने बारे में कोई विचारधारा वो नहीं बना पाते। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी आयु बढ़ती है तो वो अपने बारे में अलग से विचारधाराएं बना लेती हैं। लड़कियों की अलग विचारधाराएं होती हैं अपने बारे में, लड़कों की अलग विचारधाराएं होती हैं अपने बारे में। और हमने पहले भी पढ़ा है कि विचारधाराओं से ही हम अपना आत्म प्रत्यय निर्धारित करते हैं। बाकी जो कारक हैं, परिपक्वता है, जितना हम परिपक्व होंगे, जितनी हमारी बौद्धिक क्षमताएं विकसित होंगी, जितने हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलेंगे, और जो समाज के अंदर हमारा जो सामाजिक स्तर है, जो आर्थिक स्तर है, वो जितना मजबूत होगा, हमारे अनुभव जितने पुष्ट होंगे और समायोजन जितनी अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे, तो उतने ही अच्छे हम अपने बारे में विचारधाराएं बना पाएंगे। जरूरी नहीं कि हमारे हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो कि वो अपने बारे में अच्छी विचारधाराएं ही बना पाए और उसका आत्म प्रत्यय एक पॉजिटिव वे में निकले, वो नेगेटिव भी निकल सकता है। तो बात कहने मतलब यही है कहने का कि ये जो परिपक्वता, बौद्धिक क्षमताएं, सीखने के अवसर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब एक अंतिम पॉइंट, इसमें हम देखेंगे आत्म प्रत्यय के प्रकार। आत्म प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है। पहला, वास्तविक आत्म प्रत्यय, यानी कि जो रियल है, वह कौन और क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति जब अपने बारे में सोचे कि वह कौन है और क्या है, तो इससे संबंधित जो आत्म प्रत्यय है यही वास्तविक आत्म प्रत्यय है। दूसरा, आदर्श आत्म प्रत्यय, वह क्या बनना चाहेगा, इससे संबंधित जो आत्म प्रत्यय है वही आदर्श आत्म प्रत्यय है। इनके अतिरिक्त भी हमें कई स्थानों पर कुछ आत्म प्रत्यय के प्रकार देखने को मिल सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शारीरिक आत्म प्रत्यय, ऊपर भी हमने पढ़ा था, जो शारीरिक हमारे जो रूपाकर्षण है उससे हम जो दूसरों पर छाप छोड़ते हैं वो हमारा शारीरिक आत्म प्रत्यय है।
दूसरा, मनोवैज्ञानिक आत्म प्रत्यय समाज में समायोजन हेतु व्यक्ति की जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है वो हमारा मनोवैज्ञानिक आत्म प्रत्यय होता है। एक है गुणात्मक आत्म प्रत्यय। यह आत्म प्रत्यय अस्थिर होता है। ये ध्यान रखना है, अगर गुणात्मक आत्म प्रत्यय आप लिख रहे हैं तो वो क्या है, एक अस्थिर है। इसमें कैसी कैसी बातें आती हैं, व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, इस कथन पर आधारित हो सकता है कि आज हम जो अपने बारे में सोच रहे हैं, जो इमेज हमने अपनी विचारधारा में बना रखी है, कल वो बदल जाए, इसलिए इसको हमने अस्थिर कहा है। वस्तुनिष्ठ आत्म प्रत्यय यह अपेक्षाकृत स्थिर होता है, यानी कि किसकी अपेक्षा, जो गुणात्मक आत्म प्रत्यय है उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा स्थिर होता है। हालांकि चेंजेबल ये भी हो सकता है, लेकिन उससे तो ये थोड़ा सा स्थिर होता है। यह व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी, दूसरे मुझे क्या समझते हैं या मेरे बारे में क्या समझते हैं, इस कथन पर ये आधारित होता है। तो ये था सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर जो ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इसी से उसकी नेचर भी स्पष्ट हो जाती है।